हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बायोटेक विजन में। तो अपने पिछले क्लास में पढ़ा था, जनसंख्या विस्फोट के बारे में पढ़ा था कि जनसंख्या विस्फोट होता क्या है, इनकी परिभाषा क्या होता है, जनसंख्या विस्फोट के कारण कौन कौन से होते हैं, अगर इनके कारण है तो इनका दुष्परिणाम भी होगा और दुष्परिणाम है तो इनका निवारण भी होगा। इनके निवारण के बारे में आप पढ़ चुके हैं और इनके पूरे बारे में अच्छे से जानकारी ले चुके हैं। तब इसके आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक आता है यानी भाग 4, उसमें आपको पढ़ना है नेक्स्ट हेडिंग जो कि है गर्भ निरोधक उपाय। ये आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है। तो लेक्चर स्टार्ट है आपका चैप्टर 4 जनन स्वास्थ्य। इसे इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। भाग 4 है चैप्टर 4 क्लास 12। इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, गर्भ निरोधक उपाय के बारे में। गर्भ निरोधक उपाय। गर्भ निरोधक उपाय होता क्या है, जैसे हमने जब फर्स्ट लेक्चर आपको बताया था यानी भाग 1 में जब ये क्लास स्टार्ट किए थे तो आपको थोड़ा थोड़ा सभी चीज़ों के बारे में आपको बताए थे कि पढ़ना क्या क्या है। और हम बताए थे कि अब इसके बाद नेक्स्ट जो पढ़ाया जाएगा इसके लेक्चर में, उसके बाद आपको एक एक हेडिंग के बारे में अच्छे से बताया जाएगा। तो अब हेडिंग नेक्स्ट आया है जो कि गर्भ निरोधक उपाय है। तो देखिए नाम से ही आप समझ सकते हैं, गर्भ निरोधक। गर्भ का मतलब होता है गर्भाशय और निरोधक का मतलब होता है अवरोध, और उपाय का मतलब उपाय तो समझ रहे हैं यानी गर्भाशय में अवरोध उत्पन्न करने का उपाय। अब ये कैसे, अगर मान लीजिए कोई दंपत्ति ऐसे हैं, दंपत्ति का मतलब मेल एंड फीमेल, और उनका शादी हो चुका है, अगर वह नहीं चाहते हैं कि आगे मैथुन के दौरान या संभोग के दौरान वो संतान को उत्पन्न करें, या ऐसे भी सकता है उनके पहले से बच्चे हैं और वो चाहते नहीं हैं कि अब संतान उत्पन्न हो, या ऐसे भी रीजन हो सकता है कि वो चाहते हैं संभोग की क्रिया तो हो सके लेकिन वो अब बच्चे पैदा करने से रोके अपने आप को। तो बच्चे पैदा करने से रोकने के लिए जो मेथड अपनाई जाती हैं उसे बोलते हैं गर्भ निरोधक उपाय, यानी गर्भाशय में अवरोध उत्पन्न करने का एक उपाय है, इसे ही बोलते हैं गर्भ निरोधक उपाय। तो गर्भ निरोधक उपाय में जैसे आता है आपका कौन कौन सा गुण होना चाहिए, गर्भ निरोधक उपाय में कौन कौन सा गुण नहीं होना चाहिए। जैसे एक आता है गर्भ निरोधक उपाय के रूप में एग्जाम्पल में, जैसे आपको पता ही होगा कंडोम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गर्भ निरोधक में क्या क्या गुण होनी चाहिए। तो गुण होनी चाहिए हम इस इधर लिख देते हैं एक साइड में। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे कि प्रयोगकर्ता के हितों की रक्षा करने वाला होना चाहिए, यानी जो प्रयोगकर्ता है यानी जो गर्भ निरोधक उपाय का जो उपयोग कर रहा है वो क्या है, उनकी रक्षा करें। दूसरा आपका है इसी में आसानी से उपलब्ध हो। ऐसा है नहीं कि कहीं मिल नहीं रहा है और मिल रहा है तो मतलब ज़्यादा महंगे हैं। और तीसरा लिख देते हैं कम लागत का होना चाहिए, कम लागत का होना चाहिए। और चौथा इसमें है प्रभावी होना चाहिए। आसानी से उपलब्ध हो, हर जगह ये उपलब्ध होना चाहिए और कम लागत का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5,000 का मिल रहा है, 15,000 का मिल रहा है तो कौन लेगा इतना महंगे का। और प्रभावी होना चाहिए
जो जिस काम के लिए बनाया गया है वो काम करे, ऐसा कि है नहीं कि मतलब यूज किए और इसका कोई प्रभाव नहीं पड़े फिर भी संतान उत्पन्न कर बैठते हैं, तो ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए। अब तो है इसमें क्या गुण होने चाहिए, अब आता है क्या गुण नहीं होने चाहिए, मतलब गुण नहीं होना चाहिए, गुण नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम लिख लेते हैं क्या गुण नहीं होने चाहिए। सबसे पहले लिख लेते हैं मैथुन में बाधक ना हो, मैथुन या जिसे संभोग भी बोल सकते हैं, संभोग में क्या हो, बाधक ना हो, बाधक ना हो। और भी आ सकता है जैसे, और इसका दुष्प्रभाव कम हो, यानी दुष्परिणाम कम हो, या हो भी तो बहुत कम हो, दुष्प्रभाव क्या हो, कम हो, और हो भी तो क्या हो, नहीं भी हो, कम हो या ना हो। ये चीजें आपको गर्भ निरोधक उपाय में आपको होनी चाहिए। अब देखेंगे कि गर्भ निरोधक उपाय को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। तो अब हम इसको इरेज करते हैं, नोट कर लीजिए। तो अब हम देखेंगे गर्भ निरोधक उपाय को कितने कितने श्रेणियों में बांटा गया है और उन श्रेणियों को एक एक करके समझेंगे। तो अब देखेंगे गर्भ निरोधक उपाय को आपको श्रेणियों में कौन कौन सा बांटा गया है। तो सबसे पहला इसमें आता है प्राकृतिक विधि, प्राकृतिक विधि, प्राकृतिक विधि या इसे बोल सकते प्राकृतिक विधियां। दूसरा आपका आता है रोध, क्या है, रोध यानी बैरियर। तीसरा है आपका रासायनिक विधियां, रासायनिक विधियां। और चौथा है आपका क्या है, शल्य क्रिया यानी सर्जिकल मेथड। ये चीज आपको देखिए 4 श्रेणियों में बांटा गया है गर्भ निरोधक उपाय को। तो प्राकृतिक विधियों में मतलब प्रकृति के द्वारा, इसमें कोई भी केमिकल या कोई भी बैरियर यूज नहीं किया जाता है। इसमें जो भी करते हैं वो बॉडी करता है, यानी बॉडी के मतलब ऐसे हाव भाव के द्वारा जो क्रिया अपनाई जाती हैं वो प्राकृतिक विधियों के अंतर्गत अपनाई जाती है। प्राकृतिक विधियों के अंदर भी बहुत से कैटेगरी आता है इसमें। जैसे हम अगर बात करें तो इसमें आता है बाह्य स्खलन, बाह्य स्खलन या इसे बोलते हैं आंतरिक मैथुन भी बोल सकते हैं, आंतरिक मैथुन या इसे इंग्लिश में बोलते हैं कोइटस इंटरप्शन। दूसरा इसमें आता है आवधिक संयम, आवधिक संयम। तीसरा इसके अंतर्गत आता है प्राकृतिक विधिया के अंतर्गत क्या आएगा आपका, आवधिक संयम के बाद स्तनपान अनार्तव, स्तनपान अनार्तव। ये चीजें आएंगी किसमें, प्राकृतिक विधियों में। अवरोध के बारे में आपको पढ़ना ही है, बताएंगे। और रासायनिक विधियों के अंतर्गत आपको जो चीजें बताई जाएंगी वो कौन कौन सी हैं। जैसे रासायनिक विधि में आपको आपका आता है जैसे गोलियां हो गए, यानी जिसे बोलते हैं पिल्स, गोलियां हो गए, और अंतर्गर्भाशय युक्ति हो गए, गोलियां हो गए, अंतर्गर्भाशय युक्ति, अंतर्गर्भाशय युक्ति। और चीज इसमें आता है जैसे अंतरोप हो गए, ये आपको चीजें बताया जाएगा अलग एक एक करके। अंतरोप हो गए और इंजेक्शन हो गए, इंजेक्शन, ये चीज आपका होगा। और शल्य क्रिया में तो आपको पता ही होगा, शल्य क्रिया में आपको बताया जाएगा सर्जिकल मेथड। ये परमानेंट मेथड होता है जिसको एक बार अपनाने के बाद इसे दोबारा सही नहीं किया जा सकता। अगर सही किया जाने की कोशिश भी किया जाए तो भी नहीं हो सकता ये। तो ये सभी चीजें आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्राकृतिक विधियों से, ठीक है जी। इसमें भी आता है कैटेगरी जैसे कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव,
प्रोजेस्टेरॉन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव और एस्ट्रोजन आता है। इसमें भी आता है, जैसे हार्मोन मोचक आईयूडी, यानी इसे आईयूडी बोलते हैं, आईयूडी भी बोलते हैं, आगे बताया जाएगा। जैसे हार्मोन मोचक आईयूडी हो गया, कार्बन मोचक आईयूडी और तांबा मोचक आईयूडी। तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहला विधि जो है प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि, ठीक है। सबसे पहला विधि कौन सा है? प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि में क्या किया जाता है? इसमें कोई भी केमिकल या बैरियर का यूज नहीं किया जाता। केमिकल मतलब कोई भी अलग से रसायन या कोई भी अलग से पदार्थ शरीर में नहीं यूज किया जाता। दूसरा बैरियर, कोई भी बैरियर भी यूज नहीं किया जाता, कोई ऐसा अवरोध जो मेल एंड फीमेल गैमेट को आपस में रोके, आपस में मीट करने से रोके, यानी युग्मनज बनने से रोके। तो इनके लिए कोई भी आपस में बैरियर यूज नहीं किया जाता। तो इसके अंतर्गत कौन सी विधि आती है प्राकृतिक विधियों के अंदर? इसमें आता है सबसे पहला बाह्य स्खलन। सबसे पहला इसमें आता है बाह्य स्खलन, या इसी को बोलते हैं आंतरिक मैथुन। आंतरिक मैथुन, या इसे इंग्लिश में बोलते हैं कोइटस इंटरप्शन। कोइटस इंटरप्शन, ये 3 नामों से जाना जाता है इसे, बाह्य स्खलन, आंतरिक मैथुन या कोइटस इंटरप्शन। ये होता क्या है समझिए इस तरीके से। ये एक मादा प्रजनन तंत्र का भाग है, क्योंकि ऐसा चित्र तो कभी आप ये मत कीजिएगा कि कभी नहीं देखे हैं। ये क्या है? सर्विक्स है, ये है वेजाइना, ये क्या है? यूट्रस, ये फैलोपियन ट्यूब, और यहाँ पर होता है एक फिम्बरी, और ये क्या है? ओवरी। ऐसे जुड़ा रहता है। तो होता क्या है, जब मेल का स्पर्म क्या होता है, मेल अपना इस तरह से पेनिस ऐसे यूं वेजाइना में प्रवेश करता है, तो उस समय होता क्या है, जो मेल का जो स्पर्म होता है वो क्या होता है, इस वेजाइना के अंदर छोड़ा जाता है। नॉर्मली में क्या होता है, इसमें से एक अंडाशय से अंडाणु मोचित होता है, और अंडाणु यहीं पर रहता है, कहाँ पर? फैलोपियन ट्यूब में। और जैसे स्पर्म आता है, तो स्पर्म आते आते क्या करता है, इसे मीट करता है और गैमेट बनाता है। गैमेट आपस में मीट करती है और क्या बनाता है? जाइगोट बनाता है। तो जाइगोट बनकर क्या होता है, एक नए बेबी का निर्माण करता है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें बाह्य स्खलन में क्या होता है, यानी बाहर से वो स्खलित कर देगा। जब यह मेल अपना पेनिस इस वेजाइना में प्रवेश करता है, तो जैसे ही स्पर्म इजैकुलेशन होने वाला रहता है, तो उस समय क्या करता है, यह पेनिस, पुरुष पेनिस अपना इस फीमेल वेजाइना से बाहर निकाल देता है ऐसे, और बाहर की तरफ क्या कर देता है, स्खलित कर देता है। स्खलित यानी अपने वीर को बाहर निकलना, ये क्या कहलाएगा? स्खलन। और कितने वीर बाहर निकलते हैं? लगभग 200 से 300 मिलियन, 200 से 300 मिलियन स्पर्म बाहर आते हैं। तो ये था बाह्य स्खलन, यानी बाहर से ये जो पेनिस है वो वेजाइना में जैसे प्रवेश करता है। जब इजैकुलेशन की क्रिया आती है, तो इजैकुलेशन की क्रिया के समय ही ये अपना पेनिस इस वेजाइना के बाहर स्खलित कर देता है। तो इस वजह से क्या हो सकता है, यह फीमेल जो है वो गर्भधारण से बच सकती है। यानी ये प्रकृति के द्वारा हो रहा है, इसमें कोई बाहर से कोई केमिकल या कोई भी ऐसे रसायन का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। ये पूरी तरीके से प्रकृति के द्वारा हो रहा है। ये मतलब बॉडी के हाव भाव के द्वारा ये प्रयोग किया जाता है। अब इसमें अब दूसरा आता है, दूसरा देख लेते हैं आपका क्या है,
आवधिक संयम। दूसरा क्या है? आवधिक संयम यानी अवधि में संयम रखना। दूसरा है आपका आवधिक संयम। आवधिक संयम, आवधिक संयम में क्या होता है? यानी अवधि में संयम रखना, यानी कोई एक ऐसा डेट है जिसमें मेल और फीमेल को संभोग की क्रिया से क्या करना है? बचना है। कौन कौन से डेट हैं? जब फीमेल में आर्तोचक्र की क्रिया होती है, ये आर्तोचक्र का जो पूरा एक्चुअल जो बनाया गया है वो कितने दिन का होता है? 28 या 29 दिन पर। तो 28 दिन का अगर हो रहा है तो उसमें 14 दिन माइनस कर दीजिए, यानी 14वें दिन क्या होता है? अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, यानी अंडाशय से अंडाणु मोचित होता है। तो उस समय अंडाणु अगर मोचित हुआ, अगर उसी समय स्पर्म अगर मेल का आ जाता है तो आपस में क्या कर लेंगे? निषेचन की क्रिया कर लेंगे और जाइगोट बन जाएगा और जाइगोट से नए शिशु का उत्पन्न हो जाएगा। तो हमको ये सभी क्रिया नहीं करना है, हमको बचना है, यानी आवधिक संयम में, यानी संभोग भी करना है और बच्चे पैदा करने से भी रोकना है, वही प्रकृति के द्वारा। इसमें सिर्फ बॉडी के हाव भाव के द्वारा ही काम किया जाता है। तो जैसे जब क्या होता है? जब आर्तोचक्र की क्रिया होती है किसी फीमेल में तो क्या होता है? 14वें दिन क्या होता है? 14वें दिन क्या होता है? अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है। अंडोत्सर्ग का मतलब आप समझ गए होंगे, चैप्टर 3 में पढ़ा चुका हूँ मानव जन्म में, यानी अंडाशय से अंडाणु का उत्सर्जन क्या कहलाता है? अंडोत्सर्ग। यह 14वें दिन होता है। अगर देखिए अंडाणु का जो जीवन काल है, यानी अंडाणु कितने समय तक जीवित रहता है, तो अंडाणु का जीवन काल है वो 24 घंटे का है। और जो शुक्राणु का जो जीवन काल है वो कितने घंटे का है? 48 घंटे का। अगर अंडाणु 14वें दिन मोचित होता है, अगर उसी दिन अगर क्या हुआ? अगर उसी दिन अगर मेल का स्पर्म आता है और सेक्सुअल इंटरकोर्स की क्रिया होती है तो निषेचन हो जाएगा, यानी संतान उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन अगर 14वें दिन के हो सकता है, पहले भी हो सकता है अंडोत्सर्ग की क्रिया, क्योंकि मशीन थोड़ी है, फीमेल की बॉडी है, हार्मोन कभी भी चेंजेस हो सकते हैं। अगर मान लीजिए 13वें दिन हो गए, 13वें दिन अगर क्या हुए? अंडोत्सर्ग की क्रिया हुए और उसके एक दिन बाद क्या होगा? 13वें दिन रहेंगे तो 24 घंटा तो जीवित रहेंगे क्या? अंडाणु। अगर उसके अगले दिन अगर शुक्राणु आते हैं या संभोग की क्रिया होती तो भी क्या हो सकता है? निषेचन हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि अगर 12वें दिन आए या 11वें दिन आए या 10वें दिन आए तभी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि 14वें दिन फिक्स है, क्योंकि ये क्या है? फीमेल बॉडी, कोई मशीन नहीं है, हार्मोन कभी भी चेंजेस हो सकते हैं। अगर 15वें दिन भी आ सकते हैं, 16वें दिन भी आ सकते हैं, लेकिन आपको जो एनसीईआरटी बुक में जो मान दर्शाया गया है वो 14वें दिन क्या है? फिक्स है। यानी इसमें गर्भधारण की क्या होती है? क्षमता, गर्भधारण की क्षमता सबसे अधिक होती है, यानी इसी दिन 14वें दिन तक आपको सबसे ज़्यादा डर रहता है गर्भधारण होने का। और एक 17वें दिन भी मांग लेते हैं, यानी इतने दिन 10वें से लेके 17वें दिन ऐसा माना गया है कि 10वें से 17वें दिन ये क्या है? सेफ नहीं है, नॉट सेफ। इसमें अगर संभोग की क्रिया करते हैं तो क्या होता है? आपको गर्भधारण से आप नहीं बच सकते, यानी आपको गर्भधारण होना है अगर 10वें 17वें दिन आप संभोग की क्रिया करते हैं। लेकिन बाकी जो बचता है 18वें से 28 दिन, ये क्या है? ये सेफ है, यानी इसमें आप चाहो तो संभोग की क्रिया कर सकते हो। इसमें मेल गेमेट या फीमेल गेमेट आपस में मिले भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अंडोत्सर्ग की क्रिया किसमें हो रही है? 10वें से लेकर 17वें दिन के बीच में ही हो रही है। और इधर देखें तो 6वें से लेकर 9वें दिन ये भी क्या है? सेफ है। और आपको पता होगा एक से लेकर 5वें दिन क्या होता है? ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग होती है। यानी क्या होती है ब्लीडिंग? मतलब वेजाइना के माध्यम से कुछ रक्त बाहर आते हैं। ये रक्त बाहर क्यों आते हैं? क्योंकि जो मेल गैमिट फीमेल गैमिट से मतलब मिल नहीं पाता है, तो फीमेल गैमिट क्या होता है? वो आपस में उनका जीवन काल वहीं पे समाप्त हो जाता है और एंडोमेट्रियम उनका जो फीमेल का जो गर्भाशय का अंतस्तर है वो टूटकर ब्लड के रूप में बाहर निकलता है। अंडोत्सर्ग के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा होता है? LH हार्मोन, क्योंकि अगर LH का स्तर जब ज़्यादा होता है तो उसमें अंडाशय से अंडाणु उत्सर्जित होता है। ये आपको अगर अच्छे से समझना है तो आप
आर्त चक्र क्रिया आप देख सकते हैं। तो ये तो अवधि संयम रखना है, यानी इस डेट पर यानी संभोग क्रिया नहीं करना है। कौन कौन से डेट पर नहीं करना चाहिए? तो 10वें से लेकर 17वें दिन और 1 से लेकर 5वें दिन। ये शुरुआती जब आर्तचक्र की क्रिया होती है किसी फीमेल में, तो 1 से लेकर 5वें दिन आपको बचना है और 10वें से लेकर 17वें दिन बचना है, और बाकी 6 से लेकर 9 दिन या 18वें से लेकर 28 दिन ये क्या है, सेफ है। तो ये तो प्रकृति के द्वारा हो रहा है ना। अब तो आप समझ गए होंगे कि प्रकृति के द्वारा यानी हाव भाव के द्वारा इसमें क्या कर रहा है, एक पुरुष साथी अपने मेल गैमेट को फीमेल गैमेट से रोकने के लिए कोशिश कर रहा है, यानी बॉडी के द्वारा। तो इसके लिए विधि जो है हम बता दिए। अब इसके बाद आता है आवधिक संयम के बाद स्तनपान अनार्तव यानी लैक्टेशनल एमेनोरिया। तीसरा विधि जो होता है वह है स्तनपान अनार्तव। क्या है? स्तनपान अनार्तव। तीसरा क्या है? स्तनपान इनार्तव। देखिए स्तनपान यानी स्तन का मतलब क्या होता है, स्तन ग्रंथि, क्योंकि हर स्तनधारियों की पहचान क्या है, उसमें स्तन ग्रंथियों का पाना अनिवार्य है। यानी अगर मान लीजिए अगर कोई भी फीमेल अगर बच्चे को जन्म देती हैं तो फीमेल क्या करती हैं, अपने बच्चे को स्तनपान कराती हैं, यानी दूध पिलाती हैं, और दूध के अलावा कोई भी उसे मतलब पानी या कोई भी अलग से कोई चीज़ नहीं पिलाया जाता, क्योंकि दूध वो बच्चे के लिए इतना ज़रूरी है। उसमें बहुत से एंटीबॉडी होते हैं, बहुत से पोषक तत्व होते हैं जो उन बच्चों के लिए वृद्धि और उनकी बौद्धिक विकास के लिए ज़रूरी होता है। तो जो दूध बनाने वाला जो हार्मोन्स होता है वो कौन सा होता है? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन। और मतलब दूध बनाता कौन है कोशिकाओं में? प्रोलैक्टिन, स्तन ग्रंथियों के अंदर। लेकिन दूध को बाहर को निकलता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, यह ऑक्सीटोसिन क्या करता है? यह दूध को स्तन ग्रंथियों से निप्पल के माध्यम से बाहर निकलता है। जब कोई शिशु मतलब शिशु क्या करता है, अपने मम्मा के स्तन ग्रंथियों को छूता है या उनको मतलब दूध पीने की कोशिश करता है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? निकलता है, यानी दूध को बाहर निकालता है स्तन ग्रंथियों के माध्यम से दूध को। जब प्रोलैक्टिन हार्मोन, देखिए जब प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या होगा? रिलीज होगा, यानी दूध बनेगा, तब LH और FSH हार्मोन क्या होंगी? कम होंगी। यानी जब प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ेंगी तो LH और FSH हार्मोन कम होंगे। क्यों कम होंगे? क्योंकि हम बता चुके हैं LH और FSH हार्मोन क्या करते हैं? फॉलिकल की ग्रोथ कराते हैं। यानी जो अंडाशय के अंदर जो पुटिकाएं बन रही थी, पुटिकाएं क्यों बन रही थी? क्योंकि अंडाणु का निर्माण हो रहा था उसमें, यानी अंडाणु उसमें क्या हो रही थी? विकसित हो रही थी, बड़े हो रही थी, मेच्योर हो रही थी। जब एक अंडाशय के अंदर जब अंडाणु बनता है, यानी अंडाणु शुरुआती में दर पर किस स्थान पर रहता है, मतलब किस तरीके से होता है? प्राथमिक पुटक। जैसे ये अंडाशय है, जैसे अंडाशय एक जोड़ी होती है किसी फीमेल में, जैसे जब शुरू में जब अंडाशय रहता है उसका साइज छोटा होता है, उसके बाद कुछ साइज इतना बड़ा, उसके बाद कुछ इतना बड़ा, और उसके बाद क्या होता है, अचानक ये क्या होती है? ग्राफिन पुटक बन जाती है, उसके बाद फटती है, उसके बाद कार्पस ल्यूटियम कहलाती है, उसके बाद कार्पस एल्बिकेंस कहलाती है। तब इस छोटे वाले को क्या बोला जाता है? जो इस अंडाशय के अंदर जो अंडाणु बन रही होती है शुरुआती दौर पे, उसे बोला जाता है प्राथमिक पुटक। प्राथमिक पुटक। ये सभी चीजें हम बता चुके हैं चैप्टर 3 में, इसलिए हम बोले थे पहले लेक्चर में कि चैप्टर 3 आप पढ़ लीजिएगा। दूसरे को बोलते हैं द्वितीय पुटक, द्वितीय पुटक। तीसरे बोलते हैं तृतीय पुटक, और लास्ट जो होता है उसे ग्राफिन पुटक। जब मेच्योर हो जाता है, यानी अब अंडाशय से अंडाणु अब मोचित होने वाला है, तो उसे बोलते हैं ग्राफिन पुटक। और ग्राफिन पुटक फटता है और उससे अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलता है। और जब यह फॉलिकल वृद्धि करती हैं तो उस समय कौन से हार्मोन पॉसिबल होते हैं? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन, यानी एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करती हैं? इन पुटिकाओं को वृद्धि कराती हैं, यानी प्राथमिक से द्वितीयक, द्वितीय से तृतीयक, और लास्ट में ग्राफिन पुटक। और जब ग्राफिन पुटक फटती हैं, यानी ग्राफिन पुटक फटने के बाद क्या होता है? यह अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, यानी अंडाशय से अंडाणु बाहर आती है। और क्या होता है उसके बाद? अंडाशय से अंडाणु बाहर आती है तो जो बची खुची संरचना है उसे बोलते हैं कार्पस
ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम बहुत सारे क्या निकालती हैं, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकालती हैं, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करती हैं, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ये आपको एंडोमेट्रियम को क्या करती हैं और तोड़ती हैं, यानी जो गर्भाशय के अंतःस्तर है उनको क्या करती हैं, तोड़ने का काम करती हैं। और एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करती हैं, ये उन्हीं वापस यानी जो गर्भाशय के अंतःस्तर हैं उनको बनाने का काम करती हैं। तो अगर और उसमें क्या होता है, ये LH और FSH का स्तर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और जब ये एस्ट्रोजन हार्मोन जब बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं तो ये क्या करते हैं, इन पुटिकाओं से जो एस्ट्रोजन हार्मोन निकलते हैं वो क्या करते हैं, इस पर निगेटिव फीडबैक दे देते हैं। और ये LH और FSH का स्तर क्या होता है, नीचे चला जाता है। फिर अचानक LH और FSH का स्तर अचानक बढ़ जाता है, तो उस समय LH का स्तर क्या होगी, बढ़ जाएगी अचानक तेजी से, तो उसमें अंडाशय से अंडाणु मोचित होगा। ये सभी चीज़ें हमारे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन हम बता चुके आर्त चक्र में। तो उसमें क्या होता है, जब प्रोलैक्टिन निकलेगा तो LH और FSH क्या होंगे, कम होंगे। क्यों कम होंगे, क्योंकि LH FSH क्या कर रही हैं, फॉलिकल की वृद्धि करा रही हैं। और जब फॉलिकल वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है अंडाशय से अंडाणु मोचित होगा। लेकिन हमें अंडाशय से अंडाणु मोचित नहीं करवाना है, क्योंकि हमें स्तन ग्रंथियों में दूध का निर्माण करवाना है। तो जब बच्चे को दूध कोई फीमेल पिलाती हैं, कितनी माह तक पिलाती हैं, लगभग 4 से 6 माह तक। ये पिलाना इतना मतलब 4 से 6 महीने तक अनिवार्य होता है, ऐसा कहा गया है। आपकी NCERT बुक में भी लिखा गया है कि जब तक 4 से 6 माह तक कोई भी शिशु को दूध मतलब कोई फीमेल पिलाती है तो उस समय अंडाशय से अंडाणु मोचित नहीं होता। अंडाशय से क्या होता है, अंडाणु मोचित नहीं होता, ठीक है। यानी अंडोत्सर्ग और आर्तचक्र की क्रिया नहीं होती। कब, 4 से 6 महीने तक। जब कोई फीमेल अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उस समय उनके अंडाशय से अंडाणु मोचित नहीं होते। और अंडाणु का निकलना ये क्या है, अगर अंडाणु मोचित नहीं होगे तो फीमेल बॉडी में कितना भी मेल का स्पर्म पहुंचे तो उन पे कोई प्रभाव या इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, वो बच्चे पैदा करने से बच सकते हैं। ये तो था प्रकृति के द्वारा। उम्मीद है कुछ चीजें समझ में आया है। अब देखेंगे क्या, प्रकृति के द्वारा तो पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद जो आपका विधि था कौन था, इसके बाद अगला जो टॉपिक था, इसके बाद रोध, ठीक है। रोध के बारे में पढ़ना है। रोध होता क्या है, रोध के बारे में पढ़ना है, यानी बैरियर क्या है, दूसरा है रोध, यानी इंग्लिश में बोलते हैं बैरियर। बैरियर रोध में क्या किया जाता है, यानी कोई फीमेल क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि संभोग की क्रिया तो हो लेकिन वो बच्चा पैदा करने से रुके, यानी मेल और फीमेल के बीच में एक दीवार खड़ा कर दिया जाता है कि जो मेल का स्पर्म है वो फीमेल के एग के पास ना पहुंच पाए। यानी ये किस पे काम करता है, ये किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ये काम करता है मेल एंड फीमेल गैमिट। गैमिट को क्या करता है, आपस में एक दीवार खड़ा करता है, यानी एक रोध खड़ा कर देता है। रोध मतलब अवरोध खड़ा कर देता है, यानी आपस में इनको मिलने नहीं देता है। तो रोध में जो सबसे मोस्ट एग्जाम्पल आपका आता है, देखिए रोध जो होता है यह मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज किया जाता है। रोध जो है वो मेल एंड फीमेल यानी नर और मादा दोनों के लिए यूज किया जाता है। नर में अगर एग्जाम्पल देखें तो इसका आता है कंडोम, ठीक है। और फीमेल में भी आता है जैसे मादा कंडोम, फीमेल भी यूज करती हैं। ये आपके NCERT में ऐसे बताया गया है। तो अगर देखें कंडोम में क्या क्या गुण होने चाहिए, तो ये सबसे पहले देखेंगे किससे बना होता है। तो ये जो कंडोम है ना, ये पतली रबड़ या लेटेक्स से बना जाता है। यानी ये किससे बना होता है, रबड़ या लेटेक्स से बना जाता है, लेटेक्स।
लेटेक्स से बनाया गया क्या होती है, एक शीट होती है, यानी एक थैली होती है, और ये ट्रांसपेरेंट बिल्कुल होता है, कुछ इस तरीके से, होता है, जो इसमें संभोग सृष्टि के पहले ही कोई भी पुरुष अपने पेनिस में ऐसे टोपी जैसे रहता है पहन लेता है, ठीक है। और इस क्या होता है, इसमें रबड़ या लेटेक्स से बनाया जाता है, और ये ट्रांसपेरेंट होता है, या ऐसे लिख देते हैं पारदर्शी होता है, पारदर्शी होता है। और क्या है, इसे हम स्वयं लगा सकते हैं, स्वयं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। और क्या है, हम बार बार यूज कर सकते हैं, बार बार उपयोग किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है, बार बार उपयोग किया जा सकता है। और आपका इसमें आ सकता है यह देखिए, यह गर्भधारण को तो रोकती है, लेकिन साथ ही साथ यौन संचारित रोगों से बचाव करती है, यौन संचारित रोगों से बचाव भी करती है। क्या कंडोम, जैसे समझिए ये कोई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये कोई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यानी फीमेल का ये प्रजनन तंत्र है। जब कोई पेनिस मतलब पुरुष का जो शिश्न है वो क्या करता है, इस वेजाइना के अंदर प्रवेश करता है, और हमने बताया क्या है, यह एक कंडोम का यूज किया है, यानी जो ये उस अपने पेनिस के ऊपर इस तरह से यूं पहन रखा है। तो होता क्या है, ये एक यूरेथ्रा इसका यानी मूत्र मार्ग, और इसका यूरेथ्रल ओपनिंग यानी छिद्र है, इसी के द्वारा क्या करता है, वीर्य बाहर निकलता है। जब इजेकुलेशन होता है, यानी जब इस पेनिस के माध्यम से जब शिश्न बाहर निकलता है, तो होता क्या है, इस मतलब पेनिस के माध्यम से जब वीर्य बाहर निकलता है, तो यह वीर्य इस कंडोम के अंदर ही रह जाता है, ऐसे रह जाता है, ठीक है। ना ही यह इस वेजाइना के संपर्क में आ रहा है, ना ही सर्विस के संपर्क में आ रहा है, कौन, वीर्य। तो इस वजह से क्या हो रहा है, यह यौन संचार रोगों से बचाव करता है। यानी मान लीजिए अगर फीमेल को अगर कोई भी अगर HIV या कोई भी एड्स रोग है, तो अगर इस चीज़ का यानी इस कंडोम का यूज नहीं किए रहेंगे, तो क्या होगा, जो फीमेल बॉडी का जो भी फीमेल बॉडी से क्या निकलती है, एक म्यूकस निकलता है, कुछ स्राव निकलता है, चिपचिपा पदार्थ, अगर इस मेल बॉडी में पहुंचा किसी भी कारण से, क्योंकि इसका एड्स वायरस का जो पैथोजन होता है यानी रोगजनक जो रोग उत्पन्न करते हैं HIV, अगर उस मेल बॉडी में पहुंच गए तो मेल को भी संक्रमित कर सकते हैं। यानी ये क्या करता है, यौन संचारी रोगों से बचाव करता है, और ये सबसे ज़्यादा लोग उपयोग करते हैं इस कंडोम को। और देखिए 100% सेफ नहीं मान सकते, 100% सेफ नहीं है। क्यों सेफ नहीं है, क्योंकि अगर स्पर्म को निकाल भी देते हैं तो हल्का सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये चिपचिपा जो पदार्थ है वो आपस में कहीं लगे रहेंगे निकालने के बावजूद भी। तो इस वजह से अगर स्पर्म अगर पहुंच भी गया, अगर गैमिट फीमेल गैमिट आ भी गई, तो क्या करेंगे, आपस में मीट कर सकती हैं, लेकिन ये उतना 100% सेफ नहीं माना जाता। अब देखेंगे फीमेल कंडोम क्या होता है। फीमेल कंडोम का भी यही गुण हुआ है, ये भी पतली या रबड़ लेटेक्स से बना जाता है, पारदर्शी होता है, स्वयं लगा सकते हैं, बार बार उपयोग कर सकते हैं, और ये क्या करते हैं, यौन संचार रोगों से भी बचाव करते हैं। फीमेल भी यही होता है। और इसके अंतर्गत और भी चीज़ें उपयोग की जाती है, जैसे पहला है डायफ्राम, और दूसरा गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय ग्रीवा या टोपी बोल सकते हैं इसे। तीसरा जो है वाल्ट, ये भी ऐसे ही रहते हैं सेम, मतलब ये जो होते हैं यहाँ डायफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा, टोपी, ये भी एक ऐसे संरचना होते हैं, कुछ ऐसे गोल सी संरचना होती हैं जो फीमेल प्रजनन तंत्र में ऐसे लगा दिया जाता है, और बाहर से स्पर्म मतलब बाहर से अगर पेनिस आते हैं, स्पर्म इसमें इजेकुलेशन करते हैं, तो नर का गैमेट मादा के गैमेट से आपस में संपर्क नहीं आ पाते हैं।
इनको लगाने के लिए यानी डायफ्राम, गर्भाशय, ग्रीवा टोपी, इनको लगाने के लिए कुछ चीज़ें का उपयोग किया जाता है, जिसे बोलते हैं शुक्राणुनाशक क्रीम। शुक्राणुनाशक क्रीम का उपयोग किया जाता है। शुक्राणुनाशक क्रीम का यूज किया जाता है। जैसे शुक्राणुनाशक क्रीम में कौन कौन से क्रीम हो सकते हैं, जैसे जेली एवं फोम। ये जेली एवं फोम जो है शुक्राणुनाशक क्रीम है, जो डायफ्राम, गर्भाशय, ग्रीवा टोपी, इनको लगाने से पहले क्या करते हैं, जेली और फोम शुक्राणुनाशक क्रीम का उपयोग करते हैं। ये शुक्राणुनाशक क्रीम क्या करते हैं, ये शुक्राणु की भक्षाणु क्रिया में सहायता करते हैं, यानी भक्षाणु क्रिया में क्या करते हैं, सहायता करते हैं, यानी अगर स्पर्म आए तो उनको क्या करता है, मार देता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये यौन संचारित रोगों से बचाव नहीं करते हैं, यौन संचारित रोगों से बचाव नहीं करते हैं, और इसे पुनः उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, पुनः उपयोग किया जा सकता है। ये तो था क्या, रोध के बारे में। इरेज कर दिए, आप जो नोट कर लीजिए। अब देखेंगे जो नेक्स्ट था गर्भ निरोधक उपाय में, क्या, रासायनिक विधियां। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वह है आपका रासायनिक विधि। रासायनिक विधियों में सबसे पहला आता है आपका यानी केमिकल मेथड। ठीक है, नाम से पता चल रहा है रासायनिक विधि, यानी इसमें कोई केमिकल का यूज किया जाएगा, यानी शरीर में कोई बाहर से कोई केमिकल, इंजेक्शन या दवा कुछ भी मतलब यूज किया जाएगा उस मेल एंड फीमेल गैमेट को आपस में रोकने के लिए, यानी बच्चा पैदा करने से रोकने के लिए, कि मतलब लैंगिक संपर्क तो हो सके और बच्चे पैदा करने से रोक सकती हैं। ठीक है, तो इसमें रासायनिक विधियों में आता है सबसे पहला हम बताए थे आपको, जैसे गोली या गोलियां, जिसे बोलते पिल्स, और हम बताए थे कि अंतर्गर्भाशय युक्ति आते हैं, यानी आईयूडी, अंतरूप और इंजेक्शन, इन सभी के बारे में बताया था। तो आप देखेंगे कि गोलियां में भी बहुत से आते हैं, जैसे गोलियों में आपका आता है, जैसे कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इसका फुल फॉर्म है कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इस कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या क्या यूज किया जाता है, तो इसमें यूज किया जाता है आपका एस्ट्रोजन, मतलब कौन कौन सा केमिकल यूज किया जाता है, तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का एक कॉम्बिनेशन होता है, प्रोजेस्टेरॉन का क्या कॉम्बिनेशन होता है, यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन इस गोली में मिले होते हैं, जो क्या करते हैं, फीमेल गैमेट और मेल गैमेट से आपस में रोकने का काम करते हैं। दूसरा पेज में आता है आपका पोप, क्या है, यानी प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स। ठीक है, इसमें केवल प्रोजेस्टेरॉन का यूज किया जाता है, किसका, प्रोजेस्टेरॉन का यूज किया जाता है। ठीक है, और तीसरा जो है वह है आपका सहेली। सहेली में जो यूज किया जाता है, यानी जो केमिकल, वो होता है सेंट क्रोमन, जो क्या है, ये एंटी एस्ट्रोजन होता है, तो समझते हैं कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, यानी ये जो पिल्स होते हैं, देखिए ये जो पिल्स हैं जो क्या होते हैं, ये महिलाओं के द्वारा खाया जाता है,
अनलॉक गर्भधारण से बचने के लिए, यानी जब जितने दिन तक उनको आवश्यकता होती है या जब तक उनको ज़रूरत होती है गर्भधारण से बचने के लिए, तो ये महिलाएं गोलियों का उपयोग करते हैं। यानी ये रासायनिक विधि है। और यह गोलियां कितने दिन तक यूज किया जाता है? तो आर्तो चक्र यानी मेस्ट्रुअल साइकिल के प्रथम 5वें दिन के बाद 21 दिन तक यूज किया जाता है। यानी जैसे 1 से लेके 28 दिन तक क्या होता है? आर्तो चक्र होता है। आर्तो चक्र होता है किसी भी फीमेल में। तब यानी 1 से लेके 5वें दिन तक क्या होता है? ब्लीडिंग होती है, यानी ऋतुस्राव होता है। क्या होता है? ऋतुस्राव होता है। और बाकी जो छठे से लेके 21 दिन तक क्या किया जाता है? इस गोली का उपयोग किया जाता है। कौन सा? पिल्स का। यानी पिल्स का यूज कब किया जाता है? ऋतुस्राव के प्रथम यानी जो 1 से लेके 5वें दिन है ना, उनके बाद यानी शुरुआती दौर पर 6 से लेके 21 दिन तक यूज किया जाता है। और बाकी जो 7वें दिन है, 7वें दिन वो क्या कर देते हैं? ऐसे छोड़ देते हैं, यानी गैप कर देते हैं। फिर अगर जरूरत पड़ी अगले महीने में फिर ऐसे यूज किया जाता है, जैसे मतलब 21 दिन तक, यानी 6 से लेके 21 दिन तक यूज किया जाता है और 7वें दिन गैप करते हैं। तो उसमें जो गोली में जो ये एक आता है और COC यानी कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, यह क्या करता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, जो शुक्राणु को आने से रोकता है और उनको गर्भाशय तक पहुंचने नहीं देता। और इसमें भी आता है, जैसे इस गोली में एक और गोली आता है जैसे POP यानी प्रोजेस्टेरॉन और ओनली पिल्स प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी क्या करता है? रोकता है शुक्राणु को आने से। सहेली, देखिए सहेली एक पिल्स है, इनका जो खोज हुआ है हमारे भारत के अंदर हुआ। भारत के किस स्थान पर? लखनऊ में हुआ था। लखनऊ के एक स्थान है जैसे CDRI यानी सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सहेली नामक जो पिल्स है वो भारत में उपस्थित लखनऊ के CDRI में क्या हुआ? बना है, यानी सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये अब इसके बाद आता है आपका शल्यक्रिया। इस तीसरा विधि के बाद अब जो चौथा विधि आता है वो क्या है? शल्यक्रिया। लेकिन अभी तीसरे विधि में भी और भी विधि है इसके अंतर्गत पढ़ना है, जो कि कौन सा है? अंतःगर्भाशय युक्ति। कौन सा आता है इसमें? अंतःगर्भाशय युक्ति। अंतःगर्भाशय युक्ति क्या होता है? यानी अंदर की तरफ कोई गर्भाशय में कोई एक यंत्र या डिवाइस लगा दिया जाता है जो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट को आपस में मिलने से रोकता है। जैसे एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का संरचना बना देते हैं पहले, इसे हम IUD भी बोलते हैं। अंतःगर्भाशय युक्त को क्या बोलते हैं? IUD भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? जब मेल एंड फीमेल आपस में लैंगिक संपर्क बनाते हैं तो क्या चाहते हैं कि लैंगिक संपर्क तो बने लेकिन वह सेफ भी रहे, यौन संचारी रोगों से भी और बच्चे पैदा करने से भी। तो ये जो विधि है ये डॉक्टरों या नर्सों द्वारा लगाया जाता है। यानी इन गर्भाशय के अंदर कोई एक ऐसा यंत्र ऐसे लगा दिया जाता है जो कि क्या होता है? टी शेप में होता है और टी शेप के जस्ट नीचे एक धागनुमा संरचना होता है, जो चाहे तो इसे फिर बाद में निकाल भी सकते हैं। ये टी शेप में होता है, मतलब ये क्या करता है? जब कोई भी मेल का जब स्पर्म आता है तो ये जो यंत्र है ये क्या करता है? इनको आगे पहुंचने नहीं देता है। अगर पहुंच भी गया
अगर मान लीजिए किसी भी कारण से पहुंच भी गया और मेल गैमिट फीमेल गैमिट से आपस में मिल भी गया और जाइगोट बन भी गया, जैसे जाइगोट 2 से 4, 4 से 8 ये होता है ना, मरूला से ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से ब्लास्टोसिस्ट, और ब्लास्टोसिस्ट 64 कोष की अवस्था के बाद गर्भाशय के, ये गर्भाशय के 3 स्तर होते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। तो गर्भाशय के अंत स्तर पर क्या होता है, जैसे ये अंतरोपित होता है तो ये अंतरोपित होने ही नहीं देता है, यानी इस यंत्र को ऐसा लगता है कि कोई भी गर्भाशय के अंदर आए तो इनको रोपित होने ही नहीं देता है, यानी कोई भी हो, चाहे जाइगोट हो या कोई भी चीज़ है, अगर अंतरोपित हुआ तो ये होने ही नहीं देता यंत्र। इसे बोलते हैं अंतःगर्भाशय युक्ति, यानी गर्भाशय के अंदर एक ऐसा युक्ति लगा दिया जाता है कि अगर मेल और फीमेल लैंगिक संपर्क बना रहे हैं और किसी भी कारण से वो मेल का गैमिट फीमेल गैमिट से मिल गया, नर युग्मक मादा युग्मक से मिल भी गए और जाइगोट बन भी गया, तो अंतरोपित जब गर्भाशय के अंत स्तर पर अंतरोपित होने वाला होता है तो ये अंतरोपित होने नहीं देता है, उनको नष्ट कर देता है। ठीक है, अंतःगर्भाशय युक्त में भी और भी चीजें इसमें श्रेणी आते हैं, आप श्रेणी पढ़ते पढ़ते थक गए हो लेकिन पढ़ना पड़ेगा। इसमें और भी आते हैं, जैसे अंतःगर्भाशय युक्त में जैसे आपको पढ़ना है औषधि रहित आईओडी, औषधि रहित आईओडी यानी औषधि रहित अंतःगर्भाशय युक्ति। और इसमें पढ़ना है दूसरा तांबा मोचक आईओडी, तांबा मोचक आईओडी। तीसरा जो आपका आता है इसमें हार्मोन मोचक आईओडी, हार्मोन मोचक आईओडी। ये जो 3 चीजें हैं अंतःगर्भाशय युक्त के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? औषधि रहित आईओडी, तांबा मोचक आईओडी और हार्मोन मोचक आईओडी, ये सभी चीजें आते हैं। औषधि रहित आईओडी में ये जो यूज किया जाता है, इसमें एक प्लास्टिक का कोई चीज यूज किया जाता है, प्लास्टिक का एक चीज यूज किया जाता है जिसे बोलते हैं लिपस लूप। औषधि रहित आईओडी ये होता है लिपस लूप, लिपस लूप, लिपस लूप यानी ये भी ये क्या है, औषधि रहित है, यानी पूरी तरीके से क्या है, नेचुरल तरीके से है, जो कि प्लास्टिक का बना होता है। ये लिपस लूप इसका एग्जांपल होता है। ये भी क्या किया जाता है, गर्भाशय के अंत स्तर में ये अंतरोपित कर दिया जाता है, जो कि फीमेल और मेल गैमेट को आपस में अगर बन भी जाए तो उनको रोकता है, अगर शुरुआती दौर पर तो भी रोकता है। अब आता है तांबा मोचक आईओडी। तांबा मोचक आईओडी में क्या करता है, बहुत से मतलब कॉपर आयन रिलीज करता है। क्या करता है? कॉपर आयन रिलीज करता है। जैसे इसका एग्जांपल देखें, बहुत से कॉपर आयन रिलीज करता है। ये कॉपर आयन क्या करता है, शुक्राणु की भक्षाणु क्रिया में सहायता करता है, यानी शुक्राणु को निषेचन की करने की क्षमता को नष्ट कर देता है, और जो शुक्राणु जो आते हैं तो उनको मार भी देता है। तो इसका एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। इन सभी का जो अंतःगर्भाशय युक्ति है ना, इनका सिर्फ एग्जांपल ही पूछा जाता है। तो इसका एग्जांपल देखें, जैसे कॉपर टी, कॉपर टी, कॉपर 7, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, मल्टीलोड 375, मल्टीलोड 375। और हार्मोन मोचक आईओडी, ये हार्मोन रिलीज करते हैं, यानी जो आईओडी लगाए जाते हैं गर्भाशय में, जो डिवाइस लगाए जाते हैं वो हार्मोन मोचक आईओडी होते हैं, यानी हार्मोन रिलीज करते हैं। तो इसका एग्जांपल देखें तो क्या है, इसका एग्जांपल देखें, प्रोजेस्टासर्ट, प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20, LNG-20। ये था आपका अंतःगर्भाशय युक्ति, यानी गर्भाशय के अंदर कोई एक ऐसा युक्ति लगा दिया जाता है जो जाइगोट अगर बन भी जाए तो उनको बनने से रोकता है। तो उनके भी बहुत सी विधि, जैसे औषधि रहती है आईओडी, जो आईओडी है वो औषधि के रूप में है, कोई भी अलग से केमिकल नहीं है, पूरी तरीके से नेचुरल है, यानी प्लास्टिक का यूज किया जाता है। और उसका एग्जाम्पल क्या है, लिपस लूप। दूसरा तांबा मोचक आईओडी, यह कॉपर आयन रिलीज करता है। जब शुक्राणु आते हैं फीमेल बॉडी में या उनकी वजाइना में प्रेस करते हैं तो ये
जो ताम्रमोचक आयोडी है ना, उन शुक्राणु को मार देते हैं, यानी उन शुक्राणु की गति करने की क्षमता को नष्ट कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल आता है जैसे कॉपर 7 मल्टीलोड 375। और नेक्स्ट है जैसे हार्मोन मोचक आयोडी, इसका एग्जाम्पल प्रोजेस्टा 60 LNG20, ये हार्मोन को रिलीज करता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपका आगे का जो इस्म है वो क्या है, अंतरोप। क्या पढ़ना है आपको, अंतरोप के बारे में। ये सभी चीजें रासायनिक विधियों के अंतर्गत पढ़ा जा रहा है। अंतरोप क्या है, अंतरोप। अंतरोप, ठीक है, अंतरोप यानी इम्प्लांटेशन। अंतरोप में क्या किया जाता है, अंतरोप में जैसे कोई भी किसी फीमेल का अगर बॉडी है तो उनके शरीर की कोई भी त्वचा है, मान लीजिए जैसे शरीर ये हाथ ही है, तो हाथ पर कहीं भी किसी भी भाग में क्या करता है, चीरा लगा दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा, और उनमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ऐसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की ऐसे कुछ संरचना होती है, ऐसे कुछ ऐसे तरीके से लगा दिया जाता है। आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है कुछ ऐसे तीली जैसी संरचना है, वो क्या है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती हैं, यानी अंतरोप है ये, यानी शरीर के किसी भी त्वचा के अंदर ही प्रवेश कर दिया जाता है, और वो क्या रिलीज करती हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती हैं। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करती हैं, शुक्राणु को आने से रोकती हैं, ठीक है, अंतरोप में। और इसमें एक और आता है इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या आता है, इंजेक्शन। इंजेक्शन, इंजेक्शन में क्या किया जाता है, इंजेक्शन में जैसे इसका एग्जांपल अगर देख लें तो होता है, इसका एग्जांपल डेपो प्रोवीरा, क्या है, डेपो प्रोवीरा, डेपो प्रोवीरा इसका एग्जांपल है। इसमें क्या किया जाता है, कुछ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का मतलब इंजेक्शन होता है, लगा दिया जाता है शरीर में किसी फीमेल बॉडी में, तो गर्भाशय में जो भी अंतरोपण होगा या जो शुक्राणु आएंगे उनको मारने का काम करता है। ये तो था नॉर्मली, आपको पता होना चाहिए, एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तो आपको उसमें लिखा है सब चीज। तो अब इसके आगे का जो टॉपिक है शल्य क्रिया, क्या पढ़ना है, शल्य क्रिया। सबसे लास्ट अब आता है शल्य क्रिया, आपको पढ़ना है शल्य क्रिया या सर्जिकल मेथड, शल्य क्रिया, सर्जिकल मेथड, ठीक है, यानी गर्भ निरोधक में ही क्या पढ़ना है, शल्य क्रिया यानी सर्जिकल मेथड। इसे हम बोलते हैं सर्जिकल मेथड को, मतलब पुरुष नसबंदी या महिला नसबंदी के नाम से भी जाना जाता है। शल्य क्रिया विधि यह पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए ही कारागार होता है, और यह डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है। अगर वो संतान उत्पन्न आगे नहीं करना चाहते हैं, कोई भी रीजन हो सकता है, अगर संतान पहले से हैं, अब वो नहीं चाहते हैं कि कभी भी संतान उत्पन्न हो, तब ये चीज़ें कराई जाती हैं शल्य क्रिया। लेकिन ये चीज़ें सोच समझ कर कराई जाती हैं, क्योंकि इसका एक बार शल्य क्रिया करा देने के बाद दोबारा इसे ठीक करना संभव नहीं है। तो ये नर और मादा दोनों में किया जाता है, नर और मादा दोनों में किया जाता है। कौन सी क्रिया, शल्य क्रिया। शल्य क्रिया में क्या किया जाता है, जैसे पुरुष का हम बनाते हैं एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कुछ इस तरीके से होता है। आपको बस समझाने के लिए बना रहा हूँ, चित्र भले सही नहीं बने लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। देखिए ये सभी चीज़ें तो आपको पता होगा, ये क्या है, टेस्टिस है, ये क्या है, वास इफ्रेंसिया। वास इफ्रेंसिया मतलब शुक्रवाहक, ठीक है। ये क्या है, मूत्र मार्ग, ये क्या है, मूत्राशय, ये क्या है, पेनिस। ये सभी चीजें हम बता चुके हैं। नर जनतंत्र जो भाग है मानव जनन यानी पिछले चैप्टर में, तो इसमें क्या किया जाता है, जो पुरुष का ये जो वास इफ्रेंसिया है, वास इफ्रेंसिया इसे क्या बोलते हैं, वास इफ्रेंसिया, जो बहुत से टेस्टिस से निकलते हैं, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंसिया, वास इफ्रेंसिया सब निकलते हैं। तो ये वास इफ्रेंसिया जो है ना, इनको क्या किया जाता है, एक मतलब ऐसे किसी भी मतलब चीज से, ऐसे
चीरा लगा दिया जाता है, और चीरा लगाकर क्या किया जाता है, इनको आपस में ऐसे बांध दिया जाता है, क्योंकि स्पर्म कहाँ बनते हैं, टेस्टिस में, और टेस्टिस के द्वारा इस मतलब इस शुक्रवाक उच्छेदन के द्वारा और भी नलिकाएं होती हैं, उन नलिकाओं के माध्यम से इस मूत्रमार्ग के माध्यम से बाहर निकलता है। तो अगर हम इन्हीं को बांध दें तो क्या यह स्पर्म यहाँ पर बनेगा, तो स्पर्म आगे इंटर नहीं कर पाएगा, स्पर्म आगे इंटर नहीं कर पाएगा। जब स्पर्म आगे इंटर नहीं कर पाएगा तो उस मतलब कितना भी ये संभोग की क्रिया करें, स्पर्म बाहर आएगा नहीं। अगर स्पर्म बाहर नहीं आएगा तो बच्चे पैदा करने से आप रोक सकते हो। ये क्या है, बिल्कुल परमानेंट विधि है, और सबसे यह सोच समझ कर ये करा जाती है। तो इनको आपस में क्या कर दिया जाता है, ऐसे चीरा लगाकर बांध दिया जाता है, किसको, शुक्रवाहक उच्छेदन को, मतलब शुक्रवाहक, इसको क्या बोलते हैं, शुक्रवाहक। इस नली को क्या बोला जाता है, शुक्रवाहक, इंग्लिश में बोलते हैं वासेक्टोमी, वासेक्टोमी, ठीक है। इसको बांध दिया जाता है। अब देखेंगे मादाओं में क्या किया जाता है, यानी ये पुरुष का नसबंदी हो गया, नसबंदी यानी नस को काट कर या चीरा लगाकर बंद कर दिया गया, यानी नसबंदी हो गया। तो नर की नसबंदी को क्या बोल सकते हैं, नर की नसबंदी बोल सकते हैं, हिंदी में बोलेंगे तो शुक्रवाहक उच्छेदन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुक्रवाहक उच्छेदन, उच्छेदन इंग्लिश, और इंग्लिश में बोलेंगे वासेक्टोमी, वासेक्टोमी, क्योंकि वासिफ्रेंसिया को ही हम काट के निकाले हैं, इसलिए बोला जाता है वासेक्टोमी, यानी वासिफ्रेंसिया को हम काट दिए हैं, जिससे क्या बोलते हैं, वासेक्टोमी। और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, शुक्रवाहक, इसलिए बोला जाता है मतलब पुरुष की नसबंदी को शुक्रवाहक उच्छेदन। और मादाओं की नसबंदी को कैसे किया जाता है, तो देखते हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, ऐसे ये क्या है, अंडवाहिनी, इसे क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, जो एक जुड़ी होता है, ये क्या है, अंडवाहिनी, अंडवाहिनी, ये झालर है, ये आपका अंडाशय है। तो इसमें क्या किया जाता है, जो महिलाओं का जो प्रजनन तंत्र है, यानी ये क्या है, गर्भाशय है, ये क्या है, अंडवाहिनी है। तो मान लीजिए अगर इस अंडाशय से अंडाणु मोचित हुए तो सबसे पहले कहाँ पहुँचते हैं, फिमरी पे, यानी फिमरी को कैच करता है और आगे ढकेलते ढकेलते कहाँ पहुँचा देता है, एम्पुलरी स्थमक जंक्शन पर, यानी अंडवाहिनी के संकीर्ण पथ जंक्शन, एम्पुलरी स्थमक जंक्शन पे पहुँचा देता है। और यहीं पे शुक्राणु जैसे ही आता है और में फीमेल गेमेट से निषेचित कर लेता है और एक नया शिशु बनाता है। लेकिन जब हम इसी चीज़ को मतलब किसी भी तरीके से हम इसको काट देंगे, ये सभी चीज़ें डॉक्टर करते हैं। इसमें क्या किया जाता है, महिला नसबंदी में किसी फीमेल के अंडवाहिनी को क्या किया जाता है, काट दिया जाता है, ऐसे काट दिया जाता है और काट कर ऐसे बांध दिया जाता है, ऐसे किसी भी तरीके से, कि अगर अंडाशय से अंडाणु निकले तो अंडवाहिनी के इसी भाग में रह जाए, ना कि संकीर्ण पथ जंक्शन पर पहुँचे, यानी अंडवाहिनी के कुछ हिस्से तक पहुँचे रहें, इसके आगे ना पहुँच पाए, क्योंकि अगर इसके आगे पहुँचेंगे तो शुक्राणु आएगा और निषेचित कर लेगा। तो महिला की नसबंदी को क्या किया जाता है, क्या कहा जाता है, नलिका उच्छेदन, यानी एक नली है, नली को क्या कर दिया गया है, काट दिया गया है, यानी नलिका उच्छेदन, नलिका उच्छेदन, यानी नलिका को काट दिया गया है, इसे बोलेंगे ट्यूबेक्टोमी, यानी ट्यूब को काट दिया गया है, इसे बोलते हैं क्या है, फैलोपियन ट्यूब। तो एक ट्यूब है, एक नली है, इन्हीं नली को काट दिया जाएगा तो अंडाशय से अंडाणु भले ही आए लेकिन आगे अंडवाहिनी में नहीं पहुंचेगा। किस स्थान पर नहीं पहुंचेगा, संकीर्ण पथ जंक्शन, जहाँ पर निषेचन स्थल होता है, जहाँ पर शुक्राणु और अंडाणु आपस में मीट करते हैं, तो इसे बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। तो इसको यहाँ पर भी लिख लेते हैं, नलिका उच्छेदन, या इसे बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। तो ये शल्य क्रिया मतलब सर्जिकल मेथड, यानी एक ऑपरेशन के द्वारा, एक सर्जरी के द्वारा ये काम करा जा रहा है। तो ये सर्जिकल मेथड नर और मादा दोनों में होता है, यानी इसे बोलते हैं नसबंदी, यानी पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी।
तो पुरुष नसबंदी को क्या कहा जाता है? पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि पुरुष से क्या संबंधित है, या ऐसे पूछ सकता है पुरुष नसबंदी से क्या संबंधित है। जैसे ऑप्शन दे देगा शुक्रवाक उच्छेदन या वैसेक्टोमी, और ऑप्शन दूसरा दे सकता है नलिका उच्छेदन या ट्यूबेक्टोमी, तीसरा दे सकता है अंडवाहिनी, और चौथा दे सकता है आपका शुक्रवाक। तो आप कौन सा चूज करेंगे? शुक्रवाक उच्छेदन, वैसेक्टोमी पूछ सकता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये सब बहुविकल्पी में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज आपने पूरे गर्भ निरोधक के बारे में जानकारी लिया है। अगर उसमें कोई भी दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। वैसे तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, मैं बताया हूँ। अगर आप मेरे पढ़कर अगर कोई बुक पढ़ते हैं तो आपको अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि मैंने कोशिश किया हूँ बताने का। अब इसके आगे का जो टॉपिक रहेगा बताया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक जुड़े रहे हमारे चैनल बायोटेक विजन के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।